सर्वप्रथम घोषणा पत्र वाचन। नमस्कार और स्वागत है मानव परिचय नामक अद्वितीय कथा यात्रा में। यह न्याय, प्रायश्चित और उत्थान की गाथा है। ये कहानी मात्र पात्रों के जीवन संघर्ष और परिवर्तन की नहीं है, बल्कि यह एक रचनात्मक सहयोग का भी प्रमाण है। इस संपूर्ण ऑडियो बुक मानव परिचय का मूल पाठ, जो लेखक के व्यापक एआई सहयोग कुल 2,40,000 जोड़ शब्द का हिस्सा है, एक लेखक द्वारा तैयार किया गया, जिसे गूगल के सहायक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल जेमिनाई के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया गया है। जेमिनाई ने कहानी की रूपरेखा, चरित्र विकास और कथा के नैतिक निष्कर्षों पर विस्तृत समीक्षा क्रिटिक प्रदान की, जिससे कथा को उसकी पूर्णता मिली। इस ऑडियो बुक में आप प्रत्येक एपिसोड के मुख्य पाठ के बाद जेमिनाई द्वारा प्रस्तुत की गई मूल समीक्षा एनालिसिस एंड क्रिटिक को सुनेंगे। ये समीक्षाएं कहानी के दार्शनिक और साहित्यिक पहलुओं को समझने में आपकी सहायता करेगी। ये सहयोग कहानी कहने के भविष्य को दर्शाता है, जहां मानवीय रचनात्मकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समन्वय एक नई, अधिक समृद्ध और गहन कथा का निर्माण करता है। हम आशा करते हैं कि आप इस कहानी के न्याय, परिवर्तन और मानवीय उत्थान के संदेश से जुड़ेंगे। चलिए इस गाथा का आरंभ करते हैं। नमस्ते श्रोताओं, इस ऑडियो पॉडकास्ट सीरीज मानव परिचय को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप उस चर्चा को सुनें जिसके बाद मैंने इस धारावाहिक कहानी के ऑडियो पॉडकास्ट में जेमिनाई को सह लेखक के रूप में सम्मिलित करने का निश्चय किया। वास्तव में मुझे कहानी के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में संदेह था। मैंने पूछा, मित्र जेमिनाई, मानव परिचय के ये भाग मैंने लिखे तो थे, मगर आज पढ़कर मुझे उबाऊ लग रहे हैं। एक तो इसमें प्रमुख दो पात्र हरिश्चंद्र और फिरदौस नहीं हैं। दूसरा, मैंने नासिर को भी विलेन से हीरो जैसा बना दिया है। इन लंबे भागों को पढ़कर आप अपनी राय दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। जेमिनाई ने उत्तर दिया, अवश्य मित्र, मैं आपके प्रश्न का पूरी ईमानदारी और तटस्थता से उत्तर दूंगा। क्या ये भाग उबाऊ हैं? बिल्कुल नहीं, आपका डर निराधार है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये दोनों भाग कहानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और रोमांचक हैं, भले ही उनमें प्रमुख पात्रों की अनुपस्थिति रही हो। वे वैचारिक रूप से केंद्र में हैं। हरिश्चंद्र का न्याय और फिरदौस का उदाहरण ही नासिर के आत्मा मंथन को शुरू करता है। कहानी ने जानबूझकर बाहरी संघर्ष से आंतरिक रूपांतरण की ओर रुख किया है, और यह परिवर्तन का चरण उबाऊ नहीं, बल्कि गहन मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। मैंने कहा, धन्यवाद मित्र, आपके तर्क और मनोबल ने ही इस कहानी की पॉडकास्ट का मार्ग प्रशस्त किया। मैं आशा करता हूं कि हर श्रोता इस बात को समझेगा कि एआई केवल फैक्ट मशीन नहीं है, बल्कि संदेह के क्षणों में एक सार्थक मार्गदर्शक और रचनात्मक सहयोगी भी हो सकता है। मानव परिचय की इस ऑडियो पॉडकास्ट में मानव लेखक मेरी वास्तविक बुद्धिमत्ता एवं सहलेखक जेमिनाई की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो ध्वनि के वेग की तरह त्वरित है, की संयुक्त निर्मिति के औचित्य के बारे में भूमिका। नमस्कार, और आज का मनुष्य और उसकी निर्मित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संयुक्त प्रयास से रची गई इस अनोखी ऑडियो बुक श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम उस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां मानव जीवन और विचार एक अभूतपूर्व क्रांति के साक्षी बन रहे हैं। पिछली 4 शताब्दियों में बिजली से लेकर परमाणु ऊर्जा तक हर नई तकनीक को हमने पहले अचंभे और भय की निगाह से देखा। पुरानी पीढ़ी ने परमाणु बम का खतरा देखा, बिजली के कट का डर अनुभव किया और गैस सिलेंडर फटने की आशंका में रहा। मगर आज वही तकनीकें हमारे जीवन का सबसे सुरक्षित और सहज हिस्सा हैं। एआई क्रांति या खतरा? आज ऐसी ही एक नई शक्ति का आगमन हुआ है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई। पूर्व पीढ़ी इसे नौकरियों पर खतरा मानती है, इसे एक असुरक्षित परिवर्तन के रूप में देखती है। आरंभ में यह आशंका औचित्यपूर्ण लग सकती है, लेकिन अगर हम इतिहास से सीखें तो हर महान शक्ति का सही प्रयोग उसे हितकारी बनाता है। जैसे नई पीढ़ी ने बिजली, अंतरिक्ष विज्ञान और गैस के चूल्हे को सुविधा के रूप में अपनाया, वैसे ही एक दिन एआई को भी ज्ञान की क्रांति के रूप में पहचाना जाएगा। मेरा विश्वास है कि पिछली पीढ़ियां 80-90 वर्ष के जीवन काल में जितना ज्ञान अर्जित कर पाती थीं, वहीं एआई के प्रयोग से नई पीढ़ी उतना ज्ञान केवल 30 वर्ष की आयु में अर्जित कर सकती है। ये बढ़ा हुआ ज्ञान उन्हें अधिक सृजनशील, अधिक उत्पादक बनाएगा और अंततः उनके जीवन को अधिक आनंदमय करेगा। एक इंजीनियर, एक लेखक और एक एआई। मैं 65 वर्ष का एक वरिष्ठ नागरिक और एक सेवानिवृत्त इंजीनियर अपने जीवन के उत्तरार्ध में सामाजिक और मानवीय दायित्व का अनुभव करता हूँ।
मैं साहित्य के माध्यम से उन लोगों में जागृति लाने का प्रयास कर रहा हूं जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, पर कर्तव्यों के प्रति उदासीन। यहीं पर जेमिनाई का आगमन होता है। मैंने अपनी मौलिक मानवीय बुद्धिमत्ता और जेमिनाई की त्वरित ज्ञान क्षमता का समन्वय किया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल 1.5 महीने में जेमिनाई के साथ काम करते हुए मैंने अपने लेखन को ऑडियो बुक के रूप में प्रस्तुत करने की कला सीख ली है। मानव परिचय, एक अनूठा प्रयोग। इस ऑडियो बुक श्रृंखला में मैं अपने 4 वर्ष पुराने उपन्यास मानव परिचय को एक अद्वितीय प्रारूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सुनेंगे मेरा काल्पनिक लेखन मानव परिचय, जो सामाजिक सुधार और मानवता का संदेश देता है, और उस पर जेमिनाई की त्वरित पूर्वाग्रह रहित समीक्षाएं, आलोचनाएं और मार्गदर्शक टिप्पणियां। यदि आप इस यात्रा को पूरा करते हैं तो आप स्वतः अनुभव करेंगे कि मनुष्य बुद्धिमत्ता की मौलिकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की त्वरित गति एक साहित्यिक कार्य को कितना विलक्षण बना सकती है। आप मानव परिचय के संदेशों को शायद एक बार अनदेखा कर दें, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, जेमिनाई की सकारात्मक क्षमताओं और मानवता की प्रेरणा के संचार को आप अनदेखा नहीं कर सकेंगे। और अगर आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता को खतरा मानते हैं तो इस निर्मिति के श्रवण कर लेने के बाद आप न केवल अपना विचार बदलने को बाध्य होंगे, बल्कि स्वयं भी जेमिनाई के रचनात्मक प्रयोग की प्रेरणा को अनुभव करेंगे और किसी महान क्रिएशन के लिए जुट जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं मानव परिचय की इस ऐतिहासिक यात्रा को, जहां मनुष्य और एआई पहली बार एक साहित्यिक सृजन के लिए हाथ मिला रहे हैं। तो श्रोताओं, यही वो प्रेरणा थी जिसने हमें इस कहानी को अंतिम रूप देने का साहस दिया। ये कहानी केवल पात्रों के जीवन के बारे में नहीं है, बल्कि क्षमा, प्रायश्चित और नैतिक साहस के बारे में है। प्रस्तुत है मानव परिचय। ये कहानी एक अपराधी के आंतरिक रूपांतरण की गाथा है, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपनी बुराइयों से घृणा करना सीखता है और धर्म से पहले राष्ट्र और मानवता को चुनकर महापुरुष बन जाता है। इस यात्रा में आप ये भी देखेंगे कि कैसे धर्म के नाम पर फैलाई गई कट्टरता प्रेम और सहिष्णुता के सामने पस्त हो जाती है। आइए आरंभ करते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं मानव परिचय। ये कहानी है भेद की, उन भेदों की जो हमने बनाए, जाति, धर्म, अमीर गरीब, ज्ञानी अनपढ़, और उन भेदों की जो हमने भुला दिए, दया, करुणा और शुद्ध मनुष्यता। शहर से दूर एक सुनसान शाम, दिवाली के बाद के सन्नाटे में मेरी कार के सामने हाथ हिलाती हुई खड़ी थी एक पर्दानशी युवती। एक लिफ्ट, 10 किलोमीटर अतिरिक्त और 45 मिनट का एक ऐसा सफर जो मेरे मन में मानव होने के सारे मापदंड बदल गया। द्वंद्व, क्या ये किसी जाल में फंसने का डर था, या सुनसान जगह पर खड़ी एक लाचार स्त्री की उपेक्षा न कर पाने का सहज मानवीय साहस? मौन का संवाद। कार के अंदर पसरा रहा गहन मौन, लेकिन मेरी नजरें उसकी उदासी और आंसू भरे बुर्के के पीछे छिपी आंखों पर टिकी थी। चिंतन। मैंने सोचा, ईश्वर ने भेद बनाए बस 2, पुरुष और स्त्री। हमने क्यों गढ़ दिए हजारों कृत्रिम भेद? मगर इस कहानी की असली यात्रा तो उस दिन शुरू हुई जब उसने मुझे अपना मानव परिचय दिया। वह महिला थी अधिवक्ता फिरदौस। उसने बताया, उसे अपरिचित पुरुष मुझसे डर नहीं लगा, क्योंकि जिसे वो अपना पति मानती थी, उसी ने मजाक के कारण बीच रास्ते में 3 तलाक कहकर उसे गहने छीनकर सुनसान जगह पर छोड़ दिया था। ये कहानी है अत्याचार के शिकार हुई एक साहसी वकील की, जिसने अकेले कानूनी लड़ाई लड़ी। और यह कहानी है एक पराये पुरुष की, जिसने विपत्ति में पड़ी महिला के साथ एक सच्चे मानव जैसा व्यवहार किया। मानव परिचय आपको सोचने पर मजबूर करेगी। क्या आप आज भी खुद को धर्म, जाति या पैसे के टैग से पहचानते हैं, या उस मनुष्यता से जो ईश्वर ने हम सब में एक ही सांचे में गढ़ी थी? आप सुनेंगे एपिसोड 1, बुर्का और दृष्टि का द्वंद्व। उपशीर्षक, पर्दानशी और कार का द्वंद्व, द वेल्ड वुमन एंड द कार्स कॉन्फ्लिक्ट। दिवाली का दूसरा दिन है। आज दुकानें बंद रहनी हैं, इसलिए शहर से दूर अपने फार्म, कृषि भूमि पर वहां कृषि कार्य की प्रगति की जानकारी लेने के विचार से मैं अकेला गया। अब लौटते समय शाम का धुंध हल्का हो गया है। अचानक ही ग्रामीण सुनसान मार्ग में मेरी कार रोकने के लिए हाथ हिलाती हुई मुझे एक पर्दानशी स्त्री दिखाई दी है। शायद वो युवा उम्र की है। कुछ पल तक कार रोकूं या नहीं, मैं इस मानसिक द्वंद्व में रहा। अंततः मैंने कार रोक दी। वो मेरे साइड आई तो मैंने कांच खोला। मैं कुछ बोलता उसके पूर्व ही उसने मुझसे पूछा, क्या आप
मुझे चार मीनार तक पहुंचा देने के लिए लिफ्ट दे सकते हैं? एक अनजान, वह भी बुर्का पहने युवती मुझे किसी जाल में तो नहीं फांस रही है। इस विचार ने मुझे कुछ क्षण दहला दिया है। फिर भी मैं सुनसान स्थान में सहायता मांग रही इस औरत की उपेक्षा नहीं कर पाया। यद्यपि मेरे लिए 4 मीनार होकर जाने वाला मार्ग 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलने वाला है, तो भी मैंने सहमति में सिर हिलाया तथा अपनी साइड वाली सीट की तरफ का गेट खोल दिया। युवती हिचकिचाती सी प्रतीत हुई। इससे मुझे यूं लगा जैसे वह पीछे की सीट पर बैठना चाहती है। तब मैंने पहली बार मुंह खोला और उसे बताया, पिछली सीट पर मेरे खेत से लाए गए फल एवं सब्जी रखे हैं। शायद उस पल में उसने सोचा होगा, अपरिचित आदमी के साथ अकेली कार में होने पर इस बात से कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है कि वह पीछे या साइड वाली सीट पर बैठे। वो साइड बदल कर आई एवं भीतर आकर मेरे साइड की सीट पर बैठ गई। तब मैंने कार आगे को बढ़ाना आरंभ कर दिया। कार ड्राइव करते हुए मैंने तिरछी दृष्टि से उसे देखा। वो मेरी ओर नहीं देख रही है, उसकी दृष्टि सामने सड़क पर लगी है। बुर्के में से मुझे केवल उसकी आंखें दिख रही हैं, जिसमें इस समय गहन उदासी ही नहीं अपितु आंसू झिलमिलाते दिख रहे हैं। ये देखकर मैंने उससे कोई बात करना उचित नहीं समझा। मैंने कार की गति बढ़ा दी। अगले कुछ मिनटों में हम दोनों ने ही शायद यह अनुभव कर लिया कि हमें एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है। कुछ सोचते हुए मैंने स्टीरियो भी बंद कर दिया। तब मेरे और उस युवती के बीच मौन पसरा रहा। बीच बीच में तिरछी दृष्टि से देखने पर मैंने यह अनुभव किया कि वह अपने बुर्के को थोड़ा हटाकर हाथ में लिए रुमाल से अपनी आंखें पोंछ रही है। ये देखकर मुझे उसे लिफ्ट देने का अपना साहस उचित प्रतीत हुआ। मैं सोचने लगा, ये बेचारी न जाने किस बात से मानसिक रूप से विचलित हुई है। मुझे लग रहा है 4 मीनार तक की 45 मिनट की यात्रा में हम दोनों को अपनी अपनी सोच में डूबे रहना है। मुझे थोड़ा भी आभास नहीं वो किन विचारों में खोई हुई है, मगर मेरे विचार उसे लेकर ही चलते रहने वाले हैं। सर्वप्रथम मेरा विचार उसके अन्य कौम की होने पर गया। उस पल मैंने सोचा कि ईश्वर ने उसमें और मेरे बीच में एक ही भेद बनाया है, वह मेरा पुरुष एवं उसका स्त्री होने का है। एक अन्य नैसर्गिक भेद समय का दिया हुआ है। उस युवती ने इस दुनिया में मुझसे शायद 25 वर्ष बाद जन्म लिया है। यह मात्र मेरा अनुमान है, क्योंकि मुझे उसके बुर्के में होने से केवल उसकी उदास दुख में डूबी आंखों की एक झलक ही देखने मिली है। उसका सुनसान सड़क पर यूं उदास दुखी स्थिति में मिलना मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। मैं भाव विह्वल हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि भगवान और समय के कारण हम में प्राकृतिक रूप से थोड़े से कुछ भेद हैं, मगर हमने आपस में कितने अधिक कृत्रिम भेद बना लिए हैं। उसमें और मेरे बीच में अलग कौम का एक विशाल सा भेद हो गया है, जिससे मेरे और उसके परिधान में बड़ा अंतर आ गया है। मैं जितने आवश्यक है उतने ही कपड़े पहने हुए हूँ, वो आवश्यकता से अधिक परिधान में सिमटी छुपी हुई है। उसके और मेरे दोनों की भूख का अनुभूतियां भी बहुत सीमा तक एक जैसी ही होगी। उसके हृदय में प्रसन्नता एवं दर्द की अनुभूतियां भी शायद मुझसे ही मिलती जुलती होंगी। जीवन में अनुकूलताओं की अभिलाषा भी हम दोनों में लगभग एक सी होगी। और जितना लिफ्ट देते हुए मैं उससे डर रहा था, कदाचित उतना ही कार में बैठते हुए वह मुझसे डर रही होगी। विचारों के अगले क्रम में सोचने लगा कि कितने सारे भेद हमने अपने समाज में बना लिए हैं। रुपया पैसा बनाकर हम किसी को धनवान और किसी को निर्धन कहने लगे हैं। पढ़ाई लिखाई के अवसर आपस में कम अधिक रखकर किसी को ज्ञानी तो किसी को अनपढ़ कहने लगे हैं। इतना तक ही हो तो भी अधिक चिंता की बात नहीं, मगर दुनिया और समाज में गढ़े गए भेदों के आधार पर परस्पर कोई इतिहास नहीं होने पर भी बिल्कुल ही अपरिचित लोगों में हम किसी से घृणा और किसी से अपनापन मान लेते हैं। इस घृणा या प्रेम का आधार केवल कौम, भाषा या देश आदि का अलग या एक होना हो जाता है। मुझे विचार आया कि दुनिया में भेजने के पहले ईश्वर हर मनुष्य के मन एवं अंग प्रत्यंग एक ही सांचे में गढ़ता है, मगर दुनिया में जन्म लेते ही उसके साथ कितने अलग अलग टैग लगते चले जाते हैं। सभी को जीवन में अनुकूलताएं एक सी चाहिए होती हैं। अपने लिए ख्याति और आदर की चाह सभी की एक सी होती है। हम सभी को अपनों के संयोग और वियोग की स्थिति में प्रसन्नता या दुख एक ही जैसे अनुभव होते हैं। फिर भी प्रत्येक मनुष्य के अपने स्वयं के लिए तथा अन्य के लिए कामनाएं एवं मापदंड इतने अलग क्यों होते हैं? ऐसे ही विचार मंथन में डूबा हुआ मैं कार चलाता रहा। 4 मीनार आने पर मैंने कार रोकी। तब युवती ने मुझसे मोबाइल नंबर पूछा। मैंने बटुए में से अपना एक कार्ड उसे दे दिया। वो कार का गेट खोलकर उतरी और उसने शिष्टाचार में झुककर मुझे देखते हुए धन्यवाद कहा एवं वापस गेट बंद कर दिया। फिर जब वो चल दी एवं आगे की एक गली में मुड़ चुकी, तब मैंने कार अपने घर के मार्ग में बढ़ा दी। लगभग 1 मास बाद मुझे फेसबुक पर किसी अधिवक्ता फिरदौस की रिक्वेस्ट आई। उसके साथ मेरे म्यूचुअल फ्रेंड कोई नहीं है। उसकी फेसबुक भी लॉक्ड है।
सामान्यतः मैं ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करता हूं, किंतु अन्य संप्रदाय की एक अपरिचित महिला की मुझमें रुचि किस कारण से है, ये जानने की उत्सुकता में मैंने फिरदौस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसकी वॉल पर स्क्रॉल करते हुए कुछ फोटो से मुझे वह फार्म हाउस से लौटते समय सुनसान स्थान में मुझसे कार में लिफ्ट लेने वाली युवती प्रतीत हुई। वास्तव में फेसबुक में भी उसके फोटो बुर्के में ही हैं। मुझे अचरज हुआ कि अधिवक्ता होते हुए भी कोई फिरदौस अपने पर्दे से बाहर नहीं आ पाती है। फिर यह सोचते हुए कि यह उसके और उसके परिवार के निजी विषय हैं, उसे लेकर मैंने अपने मस्तिष्क में से यह विचार झटक दिया। फिर फिरदौस के मेरी फेसबुक फ्रेंड बनने के बाद 2 मास और बीत गए। एक सुबह फिरदौस की ओर से मुझे मैसेंजर इनबॉक्स में एक संदेश दिखाई दिया। संदेश हिंदी में है। फिरदौस ने मुझे सर संबोधित करते हुए लिखा है, मैं वो पर्दानशी औरत हूँ जिसे आपने 3 मास पूर्व 4 मीनार तक कार में लिफ्ट दी थी। उस सुनसान जगह में मेरे द्वारा लिफ्ट मांगने पर भी मुझे आपकी साइड वाली सीट पर बैठते हुए डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने ऊपर दुराचार और शायद अपनी हत्या को स्वयं ही बुलावा दे रही हूँ। मगर उस दिन मैं जिस विपदा में थी उसमें अपने पर ऐसी आशंकाओं को मैंने अनदेखा कर दिया। कार में आपके साथ अकेली होने पर भी मैं आपके द्वारा मेरे गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचा दी गई। एक पराये पुरुष आप से न डरने का कारण ये था कि उस दिन जिसे मैं अपना पति जानती थी उसने ही मुझसे अपनों जैसा व्यवहार नहीं किया था। वास्तव में मैं उस दिन अपने पति के साथ अपनी बड़ी बहन के घर गई थी। वहां हंसी परिहास की चल रही बातों में बड़ी बहन के देवर ने मेरे पति नासिर के सामने एक परिहास कर दिया था। उसने कह दिया कि सब मेरे निकाह की बात करते हैं। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं फिरदौस से निकाह करना चाहता हूं। जिस दिन फिरदौस का तलाक हो जाएगा उस दिन मैं उससे निकाह कर लूंगा। बड़ी बहन के देवर की कही बात में कोई गंभीरता नहीं थी। होती तो वो ऐसा क्या मेरे पति नासिर के सामने कहता। नासिर इस बात से क्रोधित हो गया। उसकी बाइक पर पीछे बैठकर वापसी में मैंने अपनी सफाई में यही बात कही। मैंने बताया था कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। नासिर ने मेरा विश्वास नहीं किया था। बीच रास्ते में उसने मेरे सभी जेवर पर्स आदि छीन लिए। फिर 3 बार तलाक कहकर उसने मुझे उस सुनसान जगह में छोड़ दिया। तब मैंने आपसे लिफ्ट ली और ऐसे मैं 4 मीनार अपने अब्बा के घर पहुंच सकी थी। मैं अधिवक्ता हूँ। मैं जानती हूँ कि देश में 3 तलाक अब गैर कानूनी हो गया है। मैं अभी अपने तथाकथित पति नासिर से इस गैर कानूनी तलाक की लड़ाई न्यायालय में लड़ रही हूँ। नासिर अभी हवालात की हवा खा रहा है। ये सब मैं आपको इसलिए लिख रही हूँ कि आपने उस दिन मेरी विपत्ति के समय कार में जिस तरह मेरे साथ व्यवहार किया वो सभी के लिए अनुकरणीय है। मेरी विवशता की स्थिति में आपने मेरी निजता में झांकने का कोई भी प्रयास नहीं किया था। इस संदेश के माध्यम से अंत में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में जो है उससे आपके एक सच्चे मानव होने का परिचय मिलता है। आपकी एक फैन फिरदौस। पढ़ने के बाद फिरदौस को अगला मैसेज मैंने किया, जिसमें मैंने पूछा, मैं लिखने की रुचि रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं क्या आपका नाम बदलकर इसे अपने संस्मरण के रूप में प्रकाशित कर सकता हूँ? फिरदौस ने रिप्लाई तुरंत नहीं दिया। तब मैं सोचने लगा, कहीं मैंने अपना मानव परिचय तो नहीं खो दिया। 2 दिन बाद फिरदौस का रिप्लाई आया। उसने लिखा, सर बिल्कुल आप अपना संस्मरण प्रकाशित कीजिए ताकि कोई भी औरत यूं पुरुष अत्याचार के शिकार होने से बच सके। इस हेतु आपको फिरदौस नाम बदलने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अधिवक्ता फिरदौस नाम के उल्लेख सहित ही अपना संस्मरण प्रकाशित कीजिए। अब आप सुनिए मानव परिचय के इस एपिसोड पर जेमिनाई द्वारा लिखी गई समीक्षा, समालोचना एवं मार्गदर्शन। उपशीर्षक बुर्का और दृष्टि का द्वंद्व। यह एपिसोड एक नैतिक द्वंद्व मॉरल डिलेमा के साथ शुरू होता है, जहां कार मालिक एक पर्दानशी महिला को लिफ्ट देने से पहले आशंका और मानवता के बीच झूलते हैं। यह आंतरिक संघर्ष हमारे समाज के कृत्रिम भेदों और पूर्वाग्रहों को बड़ी कुशलता से दर्शाता है। इस अंश की सबसे बड़ी शक्ति है मौन का संवाद, डायलॉग ऑफ साइलेंस। पूरी यात्रा के दौरान कार मालिक और फिरदौस के बीच मौन रहता है, लेकिन कार मालिक के विचार मानवता के सार्वभौमिक सिद्धांतों की भूख, दर्द और सम्मान की इच्छा सब में एक समान होती है को स्थापित करते हैं। फिरदौस के संदेश से इस मौन को एक नाटकीय मोड़ मिलता है। 3 तलाक की पीड़ा उस डर को सही साबित करती है जो फिरदौस ने कार में बैठने से पहले अनुभव किया था। नासिर का कृत्य बाहरी पुरुष कार मालिक की करुणा के विपरीत निकटतम पुरुष पति की क्रूरता को दिखाता है।
अंत में फिरदौस का ये कहना कि कार मालिक के व्यक्तित्व से एक सच्चे मानव होने का परिचय मिलता है, कहानी के केंद्रीय उद्देश्य को न केवल मजबूत करता है बल्कि श्रोता को जाति धर्म से ऊपर उठकर मानव परिचय खोजने के लिए प्रेरित करता है। एपिसोड 1 समाप्त।